ये एपिसोड इमोशंस पर खेलने की कोशिश करता है, साथ ही एपेक्स का सीक्रेट प्लान भी समझाता है। लेकिन फिलहाल अभी भी कई सवाल हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 एपिसोड 5। एपिसोड शुरू होता है टोक्यो जापान 1990 से। हिरोशी एक हॉस्पिटल फोन पर अपनी बेटी केट को अमेरिका में कॉल कर रहा है। वो उसे सोने में हेल्प करने की कोशिश करता है। वो उसके लिए एक जापानीज सॉन्ग गाता है जिसका नाम है फुरुसाटो। ये सॉन्ग हिरोशी की माँ केको भी उसे बचपन में सुनाती थी। हिरोशी के साथ केट भी गाना गाती है और हिरोशी उससे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी घर आ जाएगा। वैसे फुरुसाटो एक्चुअली में एक रियल एंड वेल नोन जापानीज चिल्ड्रन सॉन्ग है। खैर तभी एक नर्स उसके सामने आती है और हिरोशी को फोन रखना पड़ता है। वो नर्स उसे हॉस्पिटल रूम में लेके जाती है जहाँ हम एमिको को देखते हैं। उसने अभी एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। ये दोनों बेबी का नाम केंटारो रखते हैं जो असल में हिरोशी के बायोलॉजिकल फादर का नाम था। पहले तो मैं सोच रहा था कि इस सीन को दिखाने की क्या जरूरत थी, लेकिन एपिसोड में आगे जो होगा तब ये सीन कंप्लीट सेंस बनाता है। हम क्लियरली देख पाते हैं कि हिरोशी दो नाव पर सवार है। वो कुछ सेकंड्स पहले ही अपनी बेटी से बात कर रहा था जबकि जापान में उसके दूसरे बेटे ने जन्म लिया है। हिरोशी एक ऐसा आदमी दिख रहा है जो अपने खुद के लाइफ डिसीजंस की वजह से फंस चुका है। वो कहते हैं ना कि हम लाइफ में जहाँ भी होते हैं खुद के डिसीजंस की वजह से ही होते हैं। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। अब प्रेजेंट डे पर आते हैं। केको का लेटर पढ़कर हिरोशी बहुत गुस्से में है। केको उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन हिरोशी कहता है कि उसे कुछ जानना नहीं है। केको खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, कहती है कि वो एक बार की गलती थी। हालांकि हिरोशी कहता है कि लेटर पढ़कर ऐसा नहीं लगता। केको सच में ली से प्यार करती थी इसलिए वो सब हुआ। हिरोशी का कहना है कि ये लेटर बिल पढ़ चुका था। वो जान चुका था कि केको ने बिल को धोखा दिया है और इस धोखे की वजह से बिल हिरोशी से दूर हो गया। लेकिन अभी भी केको कहती है कि बिल ऐसा नहीं था। बिल हिरोशी से प्यार करता था। वो उसके लिए बेस्ट फादर बनना चाहता था। वो याद करती है कि जब ये तीनों कजाकिस्तान गए थे बिल ने बोला था कि वो अपने बेटे के पास जल्दी से घर जाना चाहता है। ये सीन वैसे हमें सीजन 1 में दिखाया गया था। हिरोशी फिलहाल गुस्से में है और उसे ये बात झूठी लगती है। आगे हम देखते हैं कि ली हिरोशी से बात करता है। ली बेसिकली उसे कहता है कि पास्ट के बारे में सोचकर अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो। उसे इन सब से बाहर आना होगा और किसी को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा। तुम बस खुद को कठोर बना लोगे। उसे इन सब से फ्री होकर आगे की लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। ली उससे पूछता है कि हिरोशी को फाइनली अपनी माँ वापस मिली है और क्या वो सच में केको को अब दूर करना चाहता है क्योंकि उसे पास्ट में दो इंसानों से प्यार हो गया था। यहाँ ली एक बढ़िया डायलॉग भी बोलता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी अपनी माँ को नहीं समझ पाओगे। ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि हिरोशी ने खुद पूछने पर बोला था कि उसे दो औरतों से प्यार हो गया था। देखो इस सीन में हिरोशी का दोगलापन साफ दिखता है क्योंकि हिरोशी वो आदमी है जो खुद अलग दो फैमिलीज चला रहा था एंड अब वो अपनी माँ के राज जानकर गुस्सा हो रहा है। वो केको को दो लोगों के बीच होने के लिए जज कर रहा है जबकि वो खुद दो अलग औरतों के साथ डबल लाइफ जीता रहा। तो यहाँ अगर हम मेटाफोरिकली देखें तो ये सीन दिखाता है कि इस शो में असल मॉन्स्टर्स वो सीक्रेट्स होते हैं जो फैमिली में लोग छुपा कर रखते हैं। जब ये सीक्रेट सामने आते हैं तो फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमको चीटेड फील होता है, भरोसा टूट जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। इनकी बात हो रही होती है एंड तभी इनका प्लेन आ जाता है एंड ये लोग सेंटा सोलेडाड जाने की तैयारी करना शुरू करते हैं। इस पूरे सीन में ली शो का भी दोगलापन दिखता है। अगर वो चाहता तो पास्ट में वो सब नहीं होता। उसने अपने आप को नहीं रोका, ना ही केको को। प्रॉब्लम ये है कि केको कभी ली के बाद मूव ऑन ही नहीं कर पाया एंड इस सीन में मुझे लगा था कि वो माफी मांगेगा लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब यहाँ कोई भी कैरेक्टर दूध का धुला नहीं है। सारे ही कैरेक्टर्स ग्रे शेड्स में आते हैं। दूसरी तरफ मोनार्क आउटपोस्ट 18 पर डायरेक्टर बैरिस टिम से पूछ रहे हैं कि वो आउटपोस्ट 18 को साउथ अमेरिका की तरफ क्यों ले जा रहा है। टिम कहता है कि उसके रिलायबल सोर्स ने बताया है कि एपेक्स टाइटन एक्स के पीछे साउथ अमेरिका जा रहे हैं। डायरेक्टर बैरिस को पता है कि टिम का रिलायबल सोर्स ली शो है जिसे वो भगोड़ा कहता है और मोनार्क के लिए वो एक मुजरिम है। टिम बताता है कि बिल रेंडा के माइग्रेटरी मैप के अकॉर्डिंग टाइटन एक्स वहाँ जा रहा है। टिम कहता है कि एपेक्स वहाँ जा रहे हैं और ये बात उन्होंने हमें नहीं बताई। मतलब वहाँ कुछ तो जरूर है। बैरिस फिर भी नहीं मानता बल्कि और सॉलिड प्रूफ्स की डिमांड करता है। अगले सीन में ली, केको, हिरोशी, केट और केंटारो सेंटा सोलेडाड की तरफ प्लेन से जा रहे हैं। इसी दौरान केट बताती है कि उसने गोल्डन गेट ब्रिज पर कुछ तो अजीब सुना था। उसे वाइब्रेशंस फील हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर कोई गाना गा रहा हो लेकिन वो श्योर नहीं है। उसे लगता है कि वो ड्रंक थी तो शायद ये उसका वहम हो सकता है। वैसे मॉन्स्टरवर्स में हमने ह्यूमन और टाइटन के बीच का बॉन्ड सिर्फ स्कल आइलैंड के ईवी ट्राइब के साथ देखा था, खासकर छोटी बच्ची जिया के साथ जो कोंग के साथ एक डीप कनेक्शन या कह लो कि बॉन्ड शेयर करती थी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि केट का कैरेक्टर आर्क आखिर किस साइड में जाता है। यही केको और ली टाइटन एक्स की ओरिजिन के बारे में बताते हैं। सेंटा सोलेडाड के गांव वाले टाइटन एक्स की वापसी के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। गांव वाले टाइटन एक्स को कोकाई कहते हैं। बिल रेंडा की रिसर्च के अकॉर्डिंग टाइटन एक्स एक 15 साल की माइग्रेटरी साइकिल पर ऑपरेट करता है। मतलब वो हर 15 साल बाद सरफेस पर आता है एंड अगर बिल की मैथ करेक्ट है तो टाइटन एक्स सरफेस वर्ल्ड पर 2023 तक वापस नहीं आने वाला था एंड अभी टाइम चल रहा है 2017। केको एक्सप्लेन करती है जब हमने स्कल आइलैंड पर पोर्टल खोला तो उसकी एनर्जी
तभी बीम ने टाइटन एक्स को जगा दिया, जिससे उसकी 15 सालों की साइकिल बीच में खराब हो गई। मतलब इन्होंने टाइटन एक्स को 6 साल पहले जगा दिया और वो एक्सिस मुंडी से बाहर आ गया, जिसका सिंपल मतलब ये है कि टाइटन एक्स एक्सिस मुंडी में सोता रहता है और 15वें साल में सरफेस वर्ल्ड पर आता है। अब इस 15 सालों की साइकिल के पीछे और क्या रीजन है वो हमें नहीं बताया गया। ली कहता है कि टीम के इन्फॉर्मर से पता चला है कि एपेक्स दरअसल टाइटन्स को कंट्रोल करने के टेक पर काम कर रहे हैं। वो एक ड्रोन से न्यूरल इम्प्लांट को टाइटन एक्स पर लगाने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो ये चीज सबसे छुपा क्यों रहे हैं। इसका जवाब हमें आगे एपिसोड में मिलता है। बात करूँ टीम के इन्फॉर्मर की तो शायद यहाँ बात मे की हो रही है, क्योंकि टीम के कहने पर ही वो एपेक्स में जॉब करने गई थी। हालांकि पिछले एपिसोड में मे के मैसेज से ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में एपेक्स के साथ काम कर रही है। एपेक्स की टीम ऑलरेडी सेंटा सोलेडाड में पहुंच चुकी है। यहाँ उन्होंने अपना एक हाईटेक बेस सेटअप किया है। ब्रेंडा, जेसन और मे एक ड्रोन यूज करके अपने न्यूरल इम्प्लांट का एक बड़ा वर्जन आसमान में उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। प्लान ये है कि इस इम्प्लांट को डायरेक्टली टाइटन एक्स में फायर करो जब वो यहाँ पहुंचेगा एंड तब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा परेशान दिख रही है। वो ब्रेंडा को बताती है कि टाइटन एक्स को आने में 13 घंटे बाकी हैं और वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसका कोड काम करेगा। वो ब्रेंडा को वार्न करती है कि उसे एक बड़े टाइटन के ब्रेन को हैंडल करने के लिए अपनी कोडिंग को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। लेकिन ब्रेंडा को बस रिजल्ट चाहिए। वो मे की बात को इग्नोर कर देती है। उसे बिल्कुल यकीन है कि मे का कोड काम करेगा और वो इस टाइटन को कंट्रोल करके पूरी दुनिया बदल देंगे। देखो, एपेक्स का टाइटन को कंट्रोल करने का ऑब्सेशन मॉन्स्टर वर्स स्टोरी लाइन के हिसाब से सही जा रहा है, क्योंकि एपेक्स ने ही गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मेगा गॉडजिला बनाया था। फिल्म में हमें एकदम से मेगा गॉडजिला दिखा दिया गया था, लेकिन यहाँ मेगा गॉडजिला बनाने तक का ओरिजिन दिखाया जा रहा है, जो मॉन्स्टर वर्स कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से बहुत सही है और काफी कनेक्टेड फील भी होता है। दूसरी तरफ आउटपोस्ट 18 पर टीम को फाइनली वो सॉलिड प्रूफ मिल जाता है, जिसके लिए डायरेक्टर बैरिस कह रहा था। शिप का सोनार सिस्टम टाइटन एक्स को डिटेक्ट कर लेता है। टाइटन एक्स डायरेक्टली उनके आउटपोस्ट 18 शिप के पास से स्विम करते हुए जाता है। इससे पूरी शिप हिल जाती है। रेडार सिस्टम से पता चलता है कि टाइटन एक्स सीधा सेंटा सोलेडाड की तरफ जा रहा है एंड अब टीम के पास प्रूफ है, तो वो आउटपोस्ट 18 को लेकर सीधा सेंटा सोलेडाड ही जाएगा। दूसरी तरफ रेंडा फैमिली भी सेंटा सोलेडाड पहुंच चुके हैं। यहाँ चलते हुए केंटारो और केट हिरोशी के बारे में बात करते हैं कि हिरोशी का बचपन मुश्किलों से गुजरा है। शायद यही रीजन है कि वो ऐसा है। केंटारो को तो अपने डैड हिरोशी से हमदर्दी है, लेकिन केट थोड़ा अलग सोचती है। फिर केंटारो कहता है कि जब केट 2 सालों तक एक्सेस मुंडी में फंसी थी, हिरोशी का बुरा हाल था। तब केट थोड़ा सोचती है। केको ली से पूछती है कि आखिर उसने वो लेटर संभाल कर क्यों रखा था, जिसकी वजह से आज ये सब हो रहा है। ली कहता है कि वो लेटर केको की आखिरी निशानी थी, वो उसे नहीं फेंक पाया। खैर, ये लोग यहाँ एपेक्स के बेस को देखते हैं। उन्हें जंगल में एक पुराना सा कैबिन दिखता है। ये है मोनार्क का आउटपोस्ट 27। ये फैसिलिटी 1968 से पूरी तरह खाली पड़ी है। मतलब मोनार्क एजेंट्स एक डिकेड तक इस आइलैंड पर टाइटन एक्स का इंतजार करते रहे, जो कभी दिखाई नहीं। फिर फाइनली इस आउटपोस्ट को ऐसे ही बंद कर दिया गया। केको को यहाँ बेड पर पड़ा हुआ एक पेपर दिखता है। ये हिरोशी की एक ड्राइंग है जो उसने बचपन में बनाई थी। ये प्रूव करता है कि बिल रैंडा अपनी रिसर्च के लिए सेंटा सोलेडाड यानी आउटपोस्ट 27 पर वापस आया था और उसके पास हिरोशी का ये ड्राइंग पेपर था। केको ये देखकर इमोशनल हो जाती है कि बिल हिरोशी से सच में प्यार करता था। इस वजह से केको और हिरोशी की बात होती है। केको हिरोशी को सच बताती है। वो कहती है कि उसने बिल से सच्चा प्यार किया था और इसलिए उसने ली की जगह बिल को चूज किया था। वो एक अच्छा फादर था। ये सुनकर हिरोशी कहता है कि जब उसने लेटर पढ़ा था तो उसे बहुत गुस्सा आया था केको और ली पर, क्योंकि तुम दोनों ने बिल को धोखा दिया था। इस वजह से बिल हिरोशी से दूर चला गया। लेकिन हिरोशी को ये जानकर शांति भी मिली कि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे बचपन से लगता था कि उससे कोई गलती हुई है, इसलिए बिल ने हिरोशी को छोड़ दिया। उसे ऐसा भी लगने लगा था कि बिल ने उसे इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो उसका अपना खून नहीं था। लेकिन अब बात साफ हो गई है। बिल एक अच्छा इंसान था जो सच में केको और हिरोशी के साथ फैमिली बनाना चाहता था। केको उसे हक करती है। उसे अपनी गलतियों का पछतावा है। हिरोशी कहता है कि उसे अब हल्का फील हो रहा है, ये जानकर कि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी बस इस गिल्ट में जी है कि वो एक अच्छा बेटा नहीं था। केको बताती है कि बिल और ली दोनों ने उसे रिफ्ट में जाने से मना किया था, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। वो चली गई, जिससे वो सीधा एक्सिस मुंडी में फंस गई। वो जानती है कि अगर उसने वो रिस्क नहीं लिया होता तो वो अपने बेटे हिरोशी के साथ होती, अपने बेटे को बड़ा होते हुए देखती। उसने अपनी जिंदगी के कई साल खो दिए, जबकि वो बस 2 महीने के लिए एक्सिस मुंडी में फंसी थी। इस वक्त हिरोशी को भी रियलाइज होता है कि उसने भी गलतियां की हैं और अपनी गलतियों के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है 2014 का एक फ्लैशबैक। हम हिरोशी को अपने घर जाता हुआ देखते हैं। उसके हाथ में फ्लावर्स का एक बुके है। अपनी फैमिली के अपार्टमेंट डोर से सिर्फ कुछ कदम दूर वो अपनी फैमिली के बहुत करीब है। एंड तभी उसका फोन बजता है। कॉल पर टिम होता है। टिम उसे बताता है कि एक फिशिंग ट्रॉलर को बिल रैंडा
का एक बैग मिला है और उसके अंदर हाईली क्लासिफाइड डेटा है। हिरोशी अब सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि मैं 1 हफ्ते बाद मोनार्क आउटपोस्ट पर आऊंगा, लेकिन टिम इंसिस्ट करता है कि ये अर्जेंट है। जंजीरा पावर प्लांट से जो रीडिंग आ रही है, शायद बिल रैंडा के डेटा से कुछ पता चल सके। अब देखो, ये जंजीरा पावर प्लांट के इवेंट होते हैं 2014 की गॉडजिला फिल्म में, जब पावर प्लांट में एक म्यूटो पहुंच जाता है। इन्होंने काफी सही तरीके से मूवीज एंड सीरीज की टाइमलाइन दिखाई है, तो ये 2014 का सीन काफी सही सेट होता है। फिर हम देखते हैं कि हिरोशी डोर पर खड़ा है। जो जिंदगी वो चाहता है वो सिर्फ कुछ कदम दूर है, और फिर वो मुड़ जाता है। वो वॉशिंगटन डीसी वापस चला जाता है। वो अपनी फैमिली के ऊपर अपने पास्ट को चूज करता है। ये फ्लैशबैक भी बढ़िया है, जो दिखाता है कि हिरोशी अपने पास्ट से निकल ही नहीं पा रहा है। उसने 2 फैमिलीज बना ली थी, लेकिन एक के साथ भी ठीक से नहीं जी पाया। अब प्रेजेंट डे पर वापस आते हैं। ब्रेंडा एपेक्स सीईओ वॉल्टर को कॉल करके बता रही है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। वॉल्टर सिमंस को हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा था और वो मेका गॉडजिला के हाथों मारा गया था। खैर, हम देखते हैं कि ली और रैंडा फैमिली अपना अगला कदम प्लान करने के लिए एक खाली घर में घुसते हैं जो एपेक्स बेस के पास ही था। वो जानते हैं कि उन्हें एपेक्स का ड्रोन उड़ने से रोकना होगा। इसी बीच वो मे को ड्रोन के पास काम करता देखते हैं। जेसन मे से कहता है कि जगह खाली करनी होगी, टाइटन एक्स आ रहा है, लेकिन मे को अभी थोड़ी देर और कोडिंग करनी है। इसके बाद ली मे को घर में बुलाता है। केट जानना चाहती है कि मे एपेक्स की हेल्प क्यों कर रही है। मैं बताती है कि उसे सच में लगता है कि टाइटन्स को कंट्रोल करके वो जी डे जैसी ट्रेजेडी रोक सकती है। केको इस पूरे ऑपरेशन को क्रूअल्टी कहती है। ऐसे क्रीचर्स को गुलाम बनाना बहुत गलत साबित हो सकता है। मैं कहती है कि एटलीस्ट हमारे पास एक प्लान है जो काम कर सकता है। मैं उनको यहाँ से जाने को कहती है और खुद भी चली जाती है। सबका कहना है कि अगर एपेक्स टाइटन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये बात आखिर वो सबसे छुपा क्यों रहे हैं। यहाँ लीसो बड़ी सही बात कहता है। सोचो, अगर आपके पास एक टाइटन का रिमोट कंट्रोल हो तो आप एक मॉन्स्टर अटैक को रोक सकते हो, एंड साथ ही आपके पास एक अटैक कराने की पावर भी है। मतलब आपके हाथ में एक मॉन्स्टर का रिमोट कंट्रोल है। यानी कि एपेक्स दुनिया को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो टाइटन को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो टाइटन्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, या कह लो उनकी आर्मी बनाना चाहते हैं, जिससे वो ज्यादा पैसा देने वाले को बेच सकें। अगर वो इस प्लान में सफल रहे तो धरती पर कोई भी गवर्नमेंट या मिलिट्री उन्हें रोक नहीं सकती है। तो ये है एपेक्स का एंड गेम, उनका सीक्रेट प्लान। जरा सोचो, अगर एपेक्स जायंट मॉन्स्टर के लिए माइंड कंट्रोल चिप्स परफेक्ट कर सके तो वो लिटरली एक अपोकलिप्स ला सकते हैं जहाँ सिर्फ एक सिंगल कॉर्पोरेशन रूल करेगी, एंड वो होगी एपेक्स साइबरनेटिक्स। खैर, हम देखते हैं कि अचानक से उनके पैर के नीचे जमीन हिलने लगती है। हजारों स्कैरेब धरती से निकलकर ऊपर आते हैं, समुद्र की तरफ भागते हैं क्योंकि टाइटन एक्स आ रहा है। ब्रेंडा अपनी सिक्योरिटी टीम को लॉन्च एरिया खाली करने के लिए बोलती है। लीसो मौका देखकर एक हैवी मेटल रॉड को लॉन्च पैड पर मारता है ड्रोन को तोड़ने के लिए, मगर इससे पहले ड्रोन टेक ऑफ हो जाता है। ली स्कैरेब की भगदड़ के बीच में फंस जाता है। इसी वजह से उसे लेग इंजरी होती है और फिर वो मूवमेंट आता है जिसका हम सब वेट कर रहे थे। समुद्र से निकलता है टाइटन एक्स। ये लोग ली को उठाकर घर में ले जाते हैं। केट बाहर रहते हुए गांव के बीच में खड़ी है। वो टाइटन एक्स का सोनिक सिग्नल सुनती है। देखकर ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से माइंड कंट्रोल हो गई है। केट स्लोली आगे बढ़ती है। टाइटन एक्स किनारे पर आता है। टाइटन एक्स और केट के बीच कुछ तो कनेक्शन बनता है। ये सीन ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसा फील होता है। लेकिन तभी ऊपर कमांड सेंटर में ब्रेंडा ड्रोन को फायर करने का ऑर्डर देती है। ड्रोन से न्यूरल इम्प्लांट डायरेक्टली टाइटन एक्स के एक टेंटिकल में जा लगता है। टाइटन एक्स दर्द में दिखता है। केट भी ये दर्द फील करती है क्योंकि अब ये दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड थे। केट घुटनों पर गिर जाती है, अपना सिर पकड़ लेती है। उसके नाक से खून बहने लगता है। वो दर्द में है और हिरोशी उसके पास आता है। एपेक्स टेंट के अंदर कंप्यूटर मॉनिटर्स सिग्नल दिखाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने टाइटन एक्स को कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर सिस्टम क्रैश होने लगता है। मैं एक्सप्लेन करती है कि टाइटन एक्स का ब्रेन बहुत बड़ा है, उसके पास मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। उनका न्यूरल इम्प्लांट अभी इस साइज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ब्रेंडा मे को कोड को फिक्स करने को कहती है, लेकिन मैं वापस बोलती है ये इम्पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी फंडामेंटली फ्लॉड है। ब्रेंडा रियलाइज करती है कि एक्सपेरिमेंट फेल होने वाला है। वो बेस को खाली करने का ऑर्डर देती है। बीच पर नीचे टाइटन एक्स कंप्लीटली कंट्रोल खो देता है। स्कैरेब्स टाइटन एक्स को बचाने के लिए उसके टेंटिकल पर आते हैं। हजारों स्कैरेब्स टाइटन एक्स के मास्क को काटते हैं एपेक्स इम्प्लांट रिमूव करने के लिए, एंड इस वजह से टेंटिकल पूरी तरह से कटकर गिर जाता है। जब ये बड़ा सा टेंटिकल आसमान से सीधा गांव पर गिरता है, हिरोशी अपनी बेटी केट को बचाता है और 1 सेकंड में यहाँ तबाही हो जाती है। टेंटिकल जमीन पर गिरता है, आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब धूल साफ होती है तो हमें पता चलता है कि केट ठीक है, मगर हिरोशी बहुत जख्मी हो गया है, उसका खून बह रहा है। टाइटन एक्स गुस्से में एपेक्स का बेस डिस्ट्रॉय कर देता है और मुड़कर समुद्र में वापस चला जाता है। इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि टाइटन एक्स गुस्से में लिटरली लाल हो चुका है। उसके पीठ पर ग्लोइंग स्पाइक्स
लाल दिखते हैं। देखो मॉन्स्टर वर्स में गॉडजिला ने भी टाइम के साथ अपने रंग को बदला है और टाइटन एक्स भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। खैर हम देखते हैं कि केको अपने बेटे के पास दौड़ती है, हिरोशी के बहते खून को रोकने की कोशिश करती है। हिरोशी अपनी बेटी की तरफ देखता है और कहता है कि उसे बहुत अफसोस है कि उसने उसकी जिंदगी का इतना ज्यादा हिस्सा मिस कर दिया। केट उससे कहने की कोशिश करती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हिरोशी सच्चाई जानता है। वो जानता है कि वो मर रहा है। उसे उसके फाइनल मोमेंट में कंफर्ट करने के लिए केको फुरुसाटो सॉन्ग गाती है, वही सॉन्ग जो हमने एपिसोड की शुरुआत में सुना था। केट भी साथ में ज्वाइन करती है। ऐसे में हिरोशी अपनी आखिरी सांस लेता है। इस वक्त हमें समझ आता है कि आखिर इस पूरे एपिसोड में हिरोशी को इतना सेंटर में क्यों रखा गया था, ताकि ये सीन इम्पैक्टफुल फील हो। वैसे भी जब किसी कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस किया जाता है तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि उसका एंड करीब है। केंटारो मेडिक्स को लेकर आता है, लेकिन हिरोशी को मरा देख वो घुटनों पर गिर जाता है। वो बहुत लेट हो गया था मेडिक्स को लाने में। वो हिरोशी को गुड बाय भी नहीं बोल पाया। टिम और मोनार्क की मेडिकल टीम भी आ जाती है। वो एरिया सिक्योर करते हैं। टिम भी देखता है कि हिरोशी नहीं रहा। इधर दूसरी तरफ ब्रेंडा और मैं यहाँ से निकल जाते हैं। हम जेसन को देखते हैं जो कुछ क्लासिफाइड हार्ड ड्राइव चुरा लेता है और एक मिस्टीरियस ब्रीफकेस लेकर कहीं और निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो ये था सीजन 2 का 5th एपिसोड। हिरोशी की मौत हो चुकी है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लीसो की भी मौत होगी, क्योंकि उसका और केको का साथ दिखना बड़ा ऑकवर्ड लगता है एज गैप की वजह से। एंड मुझे लगता है कि इस सीजन के एंड होने तक लीसो का भी एंड हो जाएगा, क्योंकि वो इस पूरे सीजन में काफी रिस्क लेते हुए दिखाया गया है। वैसे हिरोशी की मौत के भी कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे केंटारो दुखी हो सकता है क्योंकि उसे एक फाइनल गुड बाय बोलने का मौका ही नहीं मिला, जबकि वो अपने डैड के करीब था। और शायद केट फिर से गिल्ट में आएगी क्योंकि उसके डैड उसे बचाने के लिए मारे गए। और शायद केट मे के ऊपर भी गुस्सा होगी, क्योंकि अगर वो माइक्रोचिप की कोडिंग नहीं करती तो ये सब होता ही नहीं। अब अगर बात करूं एपेक्स की, तो उनके पास इस डिजास्टर से काफी सारा डेटा आ गया होगा, जिससे उनको पता चलेगा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं। वैसे जेसन ने कुछ तो ड्राइव चुराई हैं, फिलहाल रिवील नहीं किया गया है कि उन ड्राइव्स में है क्या। शायद उस ड्राइव में टाइटन एक्स का न्यूरल डेटा होगा। उन्होंने एग्जैक्टली रिकॉर्ड किया था कि टाइटन का ब्रेन सिस्टम क्रैश होने से पहले इम्प्लांट पर कैसे रिएक्ट कर रहा था। एपेक्स वो डेटा अपने लैब में वापस ले जाएंगे, अपना कोड रिफाइन करेंगे और एक बढ़िया इम्प्लांट बनाने की कोशिश करेंगे। शायद डेटा एग्जैक्टली वही मिसिंग लिंक है जिसकी उन्हें जरूरत है। शायद इसी से मेका गॉडजिला के लिए न्यूरल इंटरफेस बिल्ड किया गया हो। वेल ये तो मेरा सोचना है, बाकी तो आगे ही पता चलेगा। अब शायद केट अपने टेलीपैथिक कनेक्शन से टाइटन एक्स को ट्रैक कर सकती है, क्या पता ये भी दिखाया जाए। एपिसोड ठीक था, मुझे हिरोशी के मरने का उतना दुख फील नहीं हुआ, क्योंकि हम उस कैरेक्टर से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं जो मोस्टली सच्चाई की राह पर चलता है। लेकिन यहाँ तो सब कैरेक्टर्स ही दोगले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि कोई अपडेट मिस ना करो। थैंक यू, हैप्पी वॉचिंग।